वो भी टॉपिक चल रहा था, अगर मैं उसमें बात करूं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर चल रहा था और आयंस की जस्ट शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आयंस में मैंने बस इतनी बात कर पाई थी लास्ट में। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, उसका मतलब उस स्पीशीज ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर रखा है। अगर किसी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस स्पीशीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरो कर रखे हैं। और किसी पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसने अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, कोई उससे छीन के ले गया। ये चार्जेस का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमको क्लियर है। आज हमें इसमें देखना होगा। तो लास्ट क्लास में मैं कार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर करवाने में इंटरेस्टेड थी, करवाया भी था, बट वहीं से आज की क्लास को मैं पिक करती। बीच में जो उस दिन टेस्ट के बाद ममता मैम ने किया, उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज के टेस्ट में उसके क्वेश्चंस आपको टकरा सकते हैं। कार्बोनिक एसिड से बना कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन क्या है, CO3 के ऊपर 2- चार्ज। 2- चार्ज किस पे बिलोंग करता है? कभी भी आप ये नहीं ढूंढ सकते कि कार्बन पे है चार्ज की ऑक्सीजन पे है। आज से पहली बार से ये आदत डालनी शुरू करिए, ये जो चार्जेस है इट बिलोंग टू कंप्लीट फैमिली। कंप्लीट फैमिली का हेड कौन होगा यहाँ पर? सेंट्रल एटम। सब कुछ इस चैप्टर में डिसाइड कौन करने वाला है? सेंट्रल एटम। चारों तरफ लगे हुए एटम्स क्या होते हैं? पेरिफेरल। जो पेरिफेरी पे हैं, चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं, वो एटम्स, चाहे नेगेटिव चार्ज उनकी वजह से है, बट फाइनली दिस नेगेटिव चार्ज इज embraced बाय सेंट्रल एटम बिकॉज दैट इज हेड ऑफ दिस फैमिली। क्लियर? तो अब मैं कहूंगी कार्बोनेट पे जो 2 नेगेटिव चार्ज है, बिलोंग तो कार्बन को करता है, बट बना किसकी वजह से, वो सोचने वाली बात है। आया किसकी वजह से? कार्बन ने ले लिया, embrace कर लिया पूरे मॉलिक्यूल पे। सो अब अगर मैं इसमें देखूं कार्बोनेट, तो इस कार्बोनेट में कार्बन के 4 डॉट्स बने हुए। इन 4 डॉट्स के सामने मैंने 3 ऑक्सीजन अपनी तरफ से जितना पॉसिबल दूर दूर हो सकता था अरेंजमेंट दे दिया, और उसकी वजह से यहाँ एक तो डबल बॉन्ड बन गया। तो ये ऑक्सीजन तो सेट, राइट? इस ऑक्सीजन की तो पूरी प्रॉपर ऑक्टेट पूरा हो गया। बाकी के एक एक बॉन्ड बने तो कार्बन भी सेट। कार्बन की 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, चारों के चारों सेटिस्फाइड। देन कम्स दीज 2 ऑक्सीजन। अगर इन दोनों ऑक्सीजन को मैं देखूं तो एक समस्या आ गई, और वो समस्या क्या आई मेरे पास इन दोनों ऑक्सीजन में? वो समस्या आ गई, भाई इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की, यहीं बैठ जाओ आगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके लिए क्या करेगा? किसी से मांगेगा। किससे मांगेगा ये तुम्हारा हेडेक नहीं होगा, इसने किसी से मांगा, और उसकी वजह से ये एक ब्लू डॉट और ये एक ब्लू डॉट, इट इज बोरोड फ्रॉम समबडी। ब्लू डॉट किसके हैं? किसी से उधार मांगे। किससे? ये हेडेक अभी मत लेना, ये नहीं तुम अभी पता लगाओगे। तो कार्बोनेट का अगर मैं इन शॉर्ट स्ट्रक्चर देखूं तो ये आया। आज के बाद अगर नेगेटिव चार्ज मिले तो 2 इलेक्ट्रॉन मत सोचना। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक तो इसका खुद का था, एक किसी और से मांगा हुआ, इसीलिए -1 चार्ज। ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इतना समझ पाए, आई विल चेक इन योर कॉपीज, ये तीनों के स्ट्रक्चर्स बिना खास टाइम वेस्ट किए बनाइए। कोई कहे ना आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देना है, कौन सा दूं? एग्जामिनर किस दिन तुम्हारी मर्जी पूछ ले, वाइवा में अक्सर होता है, कौन सा बना सकते हो, चलो बनाओ, ये देना। इसमें चाह के भी गलती नहीं हो सकती, राइट? लेकिन की है लोगों ने। कार्बन, सबसे पहली चीज आप बच्चे, मेरी वीबीटी उस दिन शुरू कर पाऊंगी जिस दिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तुम लोग कॉन्फिडेंट होगे। जब तक तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कॉन्फिडेंट नहीं हो, मैं वीबीटी एमओटी नहीं ला सकती। पहली चीज, जब बच्चों ने क्या मिस की है, यहाँ पे बड़े आराम से यूं दे रहे हैं मेरे को। अरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर टॉपिक के नाम की तो इज्जत रख लो, डॉट, तुम डॉट नहीं बना रहे। ये नहीं चाहिए मेरे को इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज लगा के, लो देख लो मैम मैंने एक्सपैंड द फॉलोइंग करके दिया था तुमको कि 3 बॉन्ड एक्सपैंड करके दे दो। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सारे सवालों के जवाब इससे मिलने हैं। सबसे पहले 4 डॉट बनाइए। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार मेरे से गलत क्यों हो रहा है, गलत इसलिए हो रहा है आप जल्दी सही करना चाह रहे हो। सॉरी, ये जल्दी वाला टॉपिक होता तो दूसरा लेक्चर ना लगा रही थी इस पे। जल्दी सही करने की होड़ में मत आओ, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन सही सारे करेंगे। तो जल्दबाजी वाली चीज नहीं है। अब जब तुम ये डॉट्स बनाओगे, एक एक हाइड्रोजन लगाओगे, धीरे धीरे तुम इस बात को समझ पाओगे।
जैसे मैं करती हूँ क्लास में। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी ने ऐसे नहीं कराया भाई, मैं इसीलिए ऐसे करती हूँ। इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, एक दिन में, एक चैप्टर में 1000 बार जब ये बात बोल ली तुमने कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, तुम लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे हाइड्रोजन का हमेशा डुप्लेट होता है। उसके बाद क्या बचता है? एक डॉट। और मैंने बार बार कहा एक डॉट का मतलब कोई चार्ज नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया लुईस की वाइलेशन में, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड इसका मतलब एग्जिस्ट करते हैं। इट इज नथिंग टू डू विद चार्ज। चार्ज कब आएगा नेगेटिव? किसी से उधार ले लिया होगा। तो किसी से उधार लिया होगा, किसी से भी लिया हो, मुझे क्या परवाह। जब तक तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, एक इसका खुद का, एक मांगा हुआ, तब तक तुम नेगेटिव चार्ज नहीं जस्टिफाई कर सकते। एक खुद का, एक मांगा हुआ। अब मैं क्लास 11th में थी, मेरे को ये बिल्कुल नहीं बनाना आता था, ऑनेस्टली मेरे से नहीं बनता था, मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में इशू था। हाउ आई यूज टू डू दैट, अभी भी तुम लोगों के सामने चाहे मैं ये कर लूं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में मेरे को इतना ज्यादा वो जमा हुआ है कि मैं उसी को यूज करती हूँ आज भी। अगर आप मेरे से कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कल को लाके पूछेंगे तो मुझे इतना पता होता है 10th क्लास से कि ये है मीथेन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया। अब ये किससे मांगेगा? मीथेन अपने आसपास वालों से ही मांगेगा। तो मीथेन ने, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को कहा अपना बॉन्ड यहीं छोड़ के चले जाओ, दफा हो जाओ। और हाइड्रोजन इज हैप्पी टू लीव इट्स इलेक्ट्रॉन एज H पॉजिटिव। ये जो लंबी सी लाइन है, ये क्या बन गई? ये लंबी सी लाइन बन गई नेगेटिव चार्ज। एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक मांगा हुआ इलेक्ट्रॉन। आई यूज टू डू लाइक दिस व्हेन आई वाज इन क्लास 11। टीचर नहीं था हमारे पास, हमारे स्कूल में था ही नहीं, ऑन पेपर्स था। इस तरह से नेगेटिव चार्ज मैंने अपने बचपन में काम चलाया। कुछ भी करके अपना काम चलाइए, आपको सही पे पहुंचना है इत्मीनान से, रश मत कीजिए। इसके बाद आ गया NO2 नेगेटिव। अब अगर मैं अपने बचपन के हिसाब से सोचूं NO2 नेगेटिव कैसे, क्योंकि आप लोग इस नेगेटिव को दिखाने में ही सबसे ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल तरीके से मैं चलती, मेरे को बहुत अच्छे से पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन की डिमांड है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एक साइड मैंने लगा दिया ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड बन गया। मैं सबसे पहले रेक्टिफाई करूंगी इसका ऑक्टेट पूरा। मींस आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस एन डबल बॉन्ड ओ एट एनी कॉस्ट। मैं नहीं बदलूंगी, क्योंकि इसमें एक का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और दूसरा ऑक्टेट पूरा होने की साइड जा रहा है। अब इसके लिए क्या समझ आता है मेरे को? अब मेरी मजबूरी है, मैं ऑक्सीजन के पहले तो डॉट्स बना रही हूं। मैं डॉट्स कभी नहीं इग्नोर कर रही। 1 2 3 4 5 यहां बन गया, कोई बात नहीं। इधर कर दूं 5 को, 5 एंड 6। ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। तीसरे को मैंने अलग अलग ऐसे रख दिया। एक इसके साथ, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ? यस। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट पूरा हो गया ना, यू आर जस्ट देयर। फिनिशिंग टच रह गया फिर। अब बचा ये ऑक्सीजन। आप लोगों ने होड़ मचाई है इस पे नेगेटिव चार्ज देने की। नो, कुछ लोगों ने, या किसी पे भी नहीं दिया। और क्या करूंगी अब मैं? इस ऑक्सीजन पे एक डॉट है, इसको एक किसी से तो उधार मांगना पड़ेगा। मांग लिया इसने और गोला मार दो। ये क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड, मेरे को ये याद होता था HNO2 नाम का एसिड होता है, नाइट्रस एसिड। हर एसिड की आदत है H, और H इज हैप्पी टू लीव एज H+। ये H+ चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा। मेरे को HNO2 का स्ट्रक्चर आता था, याद था, इसके साथ H लगता है, मैंने H हटा के फिर नेगेटिव चार्ज उस पे दे दिया। इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड। इस मेथड की बड़ी नॉलेज होनी जरूरी है, जो अभी आपको मैं नहीं चाह रही कि आप उसमें फंसे। जस्ट आई एम लेटिंग यू नो कि वी ऑल सर्वाइव्ड दिस। ठीक है। अब इसमें गलती ज्यादातर बच्चों की कॉपी में मैंने क्या देखी, ज्यादातर ने ये कर रखा था, क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बहुत ही एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। बड़ा देखा देखा सर बना के छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ये, जिसने डॉट्स नहीं बनाए वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि नाइट्रोजन के तुम 4 बॉन्ड कैसे बना सकते हो? राइट। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगी तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये आएगा। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए इसको 3। ये है VBT की झलक दिखा रही हूं। यही VBT पढ़ानी है, लेकिन VBT पढ़ाने से पहले मेरे को ये सही चाहिए होगा, फिर मैं VBT पढ़ा पाऊंगी। ये है मेरी VBT।
मैं दिखा दूंगी 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड तुम लोग क्यों बना रहे हो जब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया? तो किसी की बीच में से आवाज आ सकती है, मैम सुपर ऑक्टेट भी तो होता है, राइट? होता होगा। अब उस सब सवालों के जवाब किसमें है? वीबीटी में। कि नाइट्रोजन के पेट में क्यों दर्द हुआ सुपर ऑक्टेट दिखाने में, ये क्यों नहीं 5 बॉन्ड बना सकता? लास्ट क्लास में मैंने एक बात फैक्ट डाल दिया आपके दिमाग में, नाइट्रोजन जिंदगी में 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लास 12th की पी ब्लॉक की एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट। वाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5, क्योंकि वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, और उसमें लिख रखा है एज डन इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर फलाना फलाना क्लास 11th। बस इतना हिंट में लिख के छोड़ दे कि जाओ। सो पॉइंट यहां ये है, आपको जब तक इस सब के आंसर वीबीटी में आने, वीबीटी की पहली सीढ़ी है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। तो अब इसमें आप सोचिए, आप सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा किए बिना चल पड़े, और कैसे आप चल पाओगे? सेंट्रल एटम का तो कोशिश करो, पूरा तो करो, सुपर ऑक्टेट की बात अलग है। सो सबसे पहली चीज, और खासकर तब जब आपको फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं जस्टिफाई हुआ आपसे, राइट? यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं जस्टिफाई हुआ, तो कुछ थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है तरीके से, कि अब आप देख सकते हो कैसे मैंने नेगेटिव चार्ज इसका जस्टिफाई किया। इसमें नॉलेज क्या होनी जरूरी है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा करके घर बैठा है अपने। नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट, कैन सर्वाइव एट फुल ऑक्टेट, वो सुपर ऑक्टेट नहीं बनाता। क्योंकि जवाब आ रहे हैं फिर तो तुम हर एक का बता लोगे। तो अब सल्फेट, सल्फेट कुछ ही लोगों ने हिम्मत की है, ज्यादातर लोग तो उन्हीं बेवकूफियों में फंसे रहे जो अभी मैंने ऊपर बताई। कुछ ही लोगों ने हिम्मत की है, आई डोंट नो व्हाई। पहले सेंट्रल एटम ढूंढा करो, और सेंट्रल एटम के चारों तरफ बिखेरा करो एटम्स को। लोगों ने सीधी लाइन लगा रखी है SSOO, व्हाई? सेंट्रल एटम कॉन्सेप्ट लाओ, जो सेंटर में है पहले तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बिखेर दो। 6 होते हैं सल्फर में, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है। अब उसके चारों तरफ लाओ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन आया, इसका डबल बॉन्ड ऑक्टेट पूरा, एक और ऑक्सीजन, उसका डबल बॉन्ड, उसका भी ऑक्टेट पूरा। अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन, और मुझे बता रखा है 2 उधार लेने की आपके पास परमिशन है, 2 नेगेटिव चार्ज है आपके पास। तो पहले ही आपको पता है मैं 2 नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर सकती हूं यहां पे। तो एक ऑक्सीजन इसके साथ डाल दिया, एक ऑक्सीजन इसके साथ डाल दिया, एंड आई नो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, राइट? एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया। एक चीज गलत हो गई थी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन इसके। एक इसने इस सल्फर के साथ शेयर कर लिया अपना। तो अब उसके बाद ये ऑक्सीजन, सिमिलर कंडीशन में ये ऑक्सीजन, क्योंकि इतना तो मेरी क्लास को याद हो गया होगा, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं। दोनों ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड मिल रहा है, तो क्या करेंगी दोनों ऑक्सीजन्स? मीनवाइल चेक, क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया? ऑक्टेट से आगे बढ़ गया, वो पता है हमको। ऑक्टेट से आगे तो बढ़ ही सकता है आराम से सल्फर। और जब मेरे से किसी ने पूछा, मैंने कहा किसी के भी वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करेंगे ही करेंगे नहीं बोला, कर सकते हैं, यही सब वीबीटी आके बताएगी। तो इस हिसाब से मैं चलूं, मुझे हिंट दिख रहा है कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आपको एक्सेप्ट कराने हैं किसी के पास, 2 नेगेटिव चार्ज, तो बेस्ट है ना पेरिफेरल के पास करा दिए। लो, बन गया सल्फेट। कोई सल्फेट बन गया सबके पास, गुड। नहीं अब बना लो भाई, बिना देखे बना लो, बाकी लोग क्विकली। सल्फेट अब समझ लिया, उसके बाद तो माधव बना लोगे तुम। ये रहा नाइट्रोजन। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, O3, 3 ऑक्सीजन। क्या करूंगी अब मैं? चलो एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, मान ली बात आपकी। वो तो बिल्कुल फिक्स्ड है, जब भी आप देखोगे ये तो अक्सर आपका सही जाएगा। इसका ऑक्टेट पूरा, भूल जाऊं अब इसको। अच्छा, एक सिंगल बॉन्ड बना देती हूँ, और एक नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, तो कम से कम हम यहां तक तो पहुंचे। उधार लेने वाली बात तो समझ आ गई। अब टेंशन बचती है किसकी? एक नाइट्रोजन की। उसके साथ मेरे को एक ऑक्सीजन और सेट करना है, और जैसे ही मैं डॉट्स बनाऊंगी मुझे पता चल जाएगा इसको पूरा एक पेयर चाहिए। आज के टेस्ट में एक्सप्लॉइट करूंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
पिछले टेस्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लॉइट नहीं हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो दिस इज HNO3। अगर मैं H लगा देती तो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी, H हटा दूंगी तो NO3 नेगेटिव। तो अब आप ये समझ लीजिए, जिसको HNO3 का आता है उसको NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है, H ही तो हटाना है। जिसको H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है उसको SO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है। सिर्फ दो H ही तो हटाने थे यहां से। सारे एनायंस में जिसको मीथेन का आता है उसको मिथाइल एनायन का आता है, H ही तो हटाना था। तो आप ये देखिए, वही वही स्ट्रक्चर्स है जो आप करके आए हैं, तो आपकी गट फीलिंग पे आपको आने चाहिए। PO4 नेगेटिव मैं नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ ClO4 नेगेटिव। अब इसको कौन कर पाता है मैं वो बता रही हूँ। अब मेरी पकड़, मेरा ड्रॉ करने का तरीका ऐसा होता जाएगा कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूं जिनको अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है। मैं सारे डॉट्स नहीं बनाऊंगी। अब बच्चों को आ जाता है एज पर माय एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए। तो मेरे को एक नेगेटिव चार्ज लगाना अलाउड है, बात नहीं जो भी कर रहे हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज लगाना अलाउड है, तो मुझे लगता है वो ये ऑक्सीजन डाल दिया मैंने। एक नेगेटिव, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है नेगेटिव चार्ज से, तो मैं पहले नेगेटिव चार्ज को सेटल करके चलना चाहूंगी। जिससे मैं डर रही हूँ, लेट्स रेक्टिफाई दैट फर्स्ट। तो नेगेटिव चार्ज जस्टिफाई, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। अब आते हैं बचे हुए कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। और क्लोरीन के वैलेंस शेल 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट बिग डील, नथिंग, क्लोज इट। तो जिससे डर रहे हो उसको पहले सेट करो और अपने आंसर्स पे आओ। ठीक है, क्लियर है। ClO4 नेगेटिव, नेगेटिव दिख गया सबको। तो दिस इज हाउ, अगर लोइस डॉट स्ट्रक्चर के सब्जेक्टिव टेस्ट में या ऑब्जेक्टिव में दी हुई ऑप्शंस में आप स्मार्टली उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो ज्यादातर बच्चों ने अपनी कॉपी में कर रखा था, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है, बेवकूफी है ये। एसर्शन रीजन में बताना ये गलत एसर्शन है। ये कहां से लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट किधर है इसके अंदर, इधर नेगेटिव चार्ज कैसे बता रखा है आपने किसका है किसका नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज देना वो आपकी सहूलियत है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहता है एक मेरा डॉट, एक उधार मांगा हुआ डॉट। तो जब तक डॉट ना मिले तब तक लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है वो। जी मैं नहीं बता रही ना, वो मैंने कहा आपको इतना तो खुद करना होगा। बुकलेट आपको दे रखी है, आप खुद पकड़ेंगे इसको। ठीक है, आ जाती हूँ आगे की चीजों पे, क्योंकि आज वीबीटी तो ले नहीं सकती, वीबीटी से पहले कुछ और छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है। जिन सवालों को हम पूछेंगे वीबीटी से, कि हमें सिर्फ ये थोड़ी जानना था कि बॉन्ड क्यों बनता है, हमें तो अगला सवाल है कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, कौन से बॉन्ड को अपनी किचन में तोड़ सकती हूँ, कौन से बॉन्ड को लैब में तोड़ सकते हैं, कौन से बॉन्ड को जिंदगी भर नहीं तोड़ सकते। फिर पूछ लेंगे अच्छा दिखने में कैसा है। ऐसे कम से कम 10 सवालों के जवाब इस चैप्टर में आएंगे। तो वो सवाल पूछने लायक आप कब बनेंगे, ये अब सवाल पूछने की साइड जाने वाले हैं कि आई नीड टू फ्रेम द क्वेश्चन, राइट। तो उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज जो क्लास 10th वालों को सोचते हैं आता होगा, 11th में आते हैं तो सोचते हैं ये तो आता ही होगा क्योंकि 10th में पढ़ाया है। ये कई सालों से मैं देख रही हूँ गैप रहता है, हम ये टॉपिक लेते नहीं है कि इतना तो 10th से पढ़ के आए होगे। और बड़ा खतरनाक एक गैप बन जाता है और फिर वो किसी क्वेश्चन में फटता है आके। तो क्लास 10th में की हुई चीज को एक बार पकड़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड को लेके आप नोट करें ना करें, ये बुकलेट में दे रखा है। मुझे लगता नहीं कि 11th में कोई पूछेगा डिफरेंस बताओ आयोनिक कोवेलेंट, आई डाउट, मैंने नहीं देखा। तो ये सिर्फ सुनिए, कुछ मिथ तोड़ने हैं आपके। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, एवरीबॉडी नोज, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आयोनिक बॉन्ड में आप क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जैसे क्लास 9th में आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकाल के दिया। इसके लिए कोई आपको लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चाहिए होती, आपको रटा दिया जाता है एल्यूमिनियम +3 होता है, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, उसको क्रिस क्रॉस करेंगे। इस साल एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स, और ये वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, वो बताएगा कि रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बता सकते हो वो क्या दिखा सकता है। तो ये चैप्टर्स आपको यही क्लियर करेंगे, बट आप जो पढ़ के आए हैं पहले उसे पकड़ लो। तो आयोनिक बॉन्ड में आप चार्जेस को न्यूट्रलाइज करके क्रिस क्रॉस करके बना देते हो आयोनिक स्पीशीज। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। यही ऑक्सीजन का बना के दे रखा है आपकी एनसीईआरटीज में, मैंने बस कॉन्फ़िगरेशन लेटेस्ट लिख दी। 2 फ्लोरीन 4 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन के बीच 4 बॉन्ड, इज इट पॉसिबल, नो। जबकि कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो बनता है, लेकिन 2 कार्बन के बीच
क्वाड्रुपल क्यों नहीं बनता, 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, इत्मीनान से ढूंढ के लाइएगा। एक पजल मान लीजिए छोटे बच्चे की ये। हाँ जी, हाँ। अब सबसे बड़ी दिक्कत है जो ये जवाब दे रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या बोल गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यही टर्म्स क्लैरिफाई करने के लिए आज की क्लास है कि कल को मैं जैसे वीबीटी स्टार्ट करूंगा उसमें बड़े सारे ऐसे शब्द आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ये सब कौन बताएगा, ये सब आज रखा है मैंने कि ये टर्म्स आप पकड़ सके, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे एप्लीकेबल होता है, कौन से पे नहीं होता, वगैरह वगैरह। चलिए इस सवाल के जवाब को आप खुद ढूंढेंगे, ये मैंने सवाल दे दिया, जवाब आप ढूंढेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मिथ तोड़ना है या जो चीजें बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट, आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक सॉलिड्स। अब देखिए मैं आयोनिक के बाद कंपाउंड नहीं बोल रही, आयोनिक के बाद कंपाउंड बोलने का मतलब है कंपाउंड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड से, आयन से तो क्रिस्टल बनते हैं, आयन से तो सॉलिड बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड बनता है, एक कैटायन एक एनायन, उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, जो दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होता है, और उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा फोर्स है भाई, दो एटम्स के बीच, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल पे आऊं उससे पहले, कोवेलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग में एक बात फिक्स है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल एफिनिटी, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। फैमिली में एक बॉन्ड है, क्या इसका मतलब आप हमेशा अपने पापा मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लाइन खींचनी जरूरी है, नहीं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इनविजिबल, नॉट एग्जैक्टली इनविजिबल, विच इज नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल का मतलब इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है कि इधर, एक्स एक्सिस पे लग रहा है, वाई एक्सिस पे लग रहा है, जेड एक्सिस पे लग रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन ना होना उसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। अब एच अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आपकी तरफ से लगे आपको, इसके क्लोरीन के साथ ये दोनों ने कॉमन जगह डिसाइड करी, बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन यही डालेंगे, दोनों को जरूरत है, शेयरिंग में फाइट बड़ी होती है, मेरे को भी चाहिए और तेरे को भी चाहिए, तो ना तो तू नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, इधर उधर फैल सकता है, ना मैं हो सकता हूं, दोनों को यहां बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, लेट शेयर इट। और कहां शेयर करते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, दोनों के न्यूक्लियसेस उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेस कर सकें, गोला बनाते हैं ना आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, और शेयर्ड वालों को आपको बीच में रखना पड़ता है। बीच में क्यों, इसके गोले में भी आ जाए और इसके गोले में भी आ जाए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए उसमें लाइन खींच सकते हो। और लाइन HCl की आप हमेशा ऐसे खींचते हैं, तो वो जो लाइन है वो म्यूचुअल शेयरिंग की है, आपने लास्ट क्लासेस में कहा था फेयर, लाइन म्यूचुअल शेयरिंग की नहीं है, लाइन ये बताता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली इन दिस डायरेक्शन। इस वाले H को साथ वाला एक और Cl से कोई लेना देना ही नहीं होगा, मुंह भी नहीं पलट के देखेंगे उसकी तरफ, क्योंकि हमारी डायरेक्शन फिक्स्ड है। अब इसके साथ नहीं म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती, तो इसीलिए लाइन बनाई जाती है। ओके देन, लाइन का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, H और Cl ने हमेशा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर मेरे को बॉन्ड तोड़ना है तो बीच में आके मेरे को कुछ ऐसा करना है कि इसको तोड़ दूं, यानी लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड क्या होता है, अगर आपसे डॉक्टर कभी पूछता है पेट में दर्द है जी, किधर है, वो हर जगह दबा दबा के पूछेगा आपसे किधर है, आप बताओगे इधर है, तो वो लोकलाइज्ड पेन है। लोकलाइज्ड पेन है, पक्का अपेंडिसाइटिस है। लोकलाइज्ड मतलब एक ही कोने में दबाने से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड क्या है, फैला हुआ है, पूरे पेट में हो रहा है, कहीं भी दबा लो, राइट, नथिंग टू लाफ। आपको डीलोकलाइजेशन लोकलाइजेशन बहुत इस्तेमाल करना है इस सब्जेक्ट में, तो बहुत पावरफुल टूल बनने वाला है। तो डीलोकलाइज मतलब क्या होता है, चारों तरफ बराबर फैला हुआ है। लोकलाइज्ड चीज को कई बार तोड़ना बहुत आसान होता है, पता तो है ना फोर्स कहां लगाएं और तोड़ दें। डीलोकलाइज्ड का क्या मतलब है, कोई फिक्स नहीं जी डायरेक्शन, आ गई मैं आयोनिक पे, आयोनिक बॉन्ड पे, आपको आयोनिक बॉन्ड के नाम पे एक एग्जांपल बता के भेज दिया गया, जाओ क्लास 11th में नॉन मेड और मेड चूज कर लो, केमिस्ट्री आती है तुमको। सच में NaCl, आप लोग NaCl का फॉर्मूला 1:1, तो इसका फॉर्मूला कैसे, कोई आपसे पूछे कैसे बनाया, क्रिस क्रॉस से, अरे ये तो बड़ा आसान है, यही कर दिया क्रिस क्रॉस से, ऐसे ही करके आए हैं आप लोग।
नहीं होना चाहिए ऐसे। एक उससे आप एक मिथ डेवलप कर लेते हैं, एक Na एक Cl के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाए बैठा है। नो वेज। Na पॉजिटिव इज अ कैटायन। इलेक्ट्रिसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी फील्ड चारों तरफ होती है। अगर कोई चार्ज है तो वो बराबर फोर्स चारों तरफ लगाएगा। Na पॉजिटिव का फोर्स नो डायरेक्शन, इधर से भी क्लोरीन आएगा उसकी तरफ, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा। यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट ब्लॉक एनी डायरेक्शन, विच मीन्स वॉट? Na पॉजिटिव तो हर तरफ से क्लोरीन को ले रहा है। ये सारे के सारे चार जो ब्लू बना रखे हैं बाहर की तरफ, ये क्या है? क्लोराइड आयंस। दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड सोडियम आयन। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट चार्ज। पांचवा अगर मेरे को बनाना हो, मैं बता चुकी हूं आपको, आपको आइडिया मैं किधर बनाने वाली हूं, इसके ऊपर। तो पांचवा अगर मेरे को बनाना था तो इसके ऊपर। छठा किधर बनाना था? स्क्रीन के पीछे, वो भी तो इससे अट्रैक्ट होगा। अगर आप सोचो, अब एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं? 6। ऐसे ही क्लोरीन थोड़े फिर पीछे रहेगा, ऐसे ही एक क्लोरीन के साथ भी 6 सोडियम अट्रैक्टेड होंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ही ऊपर नीचे। तो एक क्लोरीन के चारों तरफ कितने सोडियम आयन? 6। एक सोडियम के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन? 6। तो उसका फॉर्मूला बनता था Na6Cl6, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा सिंपल होल नंबर रेशोज में दिया जाता है, इसीलिए फॉर्मूला बन गया NaCl। गलती से भी मत कह देना आयोनिक बॉन्ड में एक सोडियम एक क्लोरीन से अटैच्ड है, एक कैटायन एक एनायन से अटैच्ड है। वहीं पता लग जाएगा आप क्लास 11th के बालक तो नहीं है। इस पे पूरा चैप्टर हुआ करता था, सॉलिड स्टेट्स, क्लास 12th का पहला चैप्टर, जहां से मैं ये थोड़ा सा चुरा के ले आई। फेस सेंटर्ड ज्योमेट्री। फेस सेंटर्ड से समझ में आ रहा है क्या है? अगर मैंने एक शब्द बोल दिया फेस सेंटर्ड, क्या मतलब निकालोगे उसका? क्लोरीन के वजह से बना हुआ एक स्क्वायर और उसके एक फेस। अब फेस क्यों बोल दिया स्क्वायर को? एक्चुअली में ये होता है एक क्यूब। 3D में होते हैं ना सॉलिड, कब से 2D में होने लगे? तो अब दिख रहा है क्यूब का ये फेस सा, लूडो का डायस देख लीजिए, वो भी तो क्यूब होता है। अब ये क्यूब का एक फेस दिख रहा होगा, क्यूब के फेस के सेंटर पे कैटायन लोकेटेड है, इसीलिए इसको FCC बोलते थे, फेस सेंटर्ड। तो अब 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट्स डिलीटेड फ्रॉम जेई मेंस एंड नीट एंड NCERT सिलेबस कंप्लीटली, बट इट इज स्टिल देयर इन जेई एडवांस। तो 11th और 12th के बीच में जो गैप होगा उसमें आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। FCC, BCC, CCP सारे हम पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। बट आपको इतना अब आपको पता चल गया होगा NaCl के बीच में लाइन क्यों नहीं डाली जाती। कोई पूछ ले, आप 10 मिनट तो भाषण दे सकते हो उसमें कि NaCl के बीच में लाइन ना डालने का मतलब क्या है। लाइन का मतलब होता है बस इसी लाइन पे तुमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है, नॉट पॉसिबल। NaCl का फॉर्मूला 1:1 क्यों है आपको अब ये पता चल गया, एक्चुअली ये 6:6 था। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी। आज के बाद डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को कंफ्यूज तो नहीं करेंगे। सो ये आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है मैंने वो डिस्कस किया। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। स्कूल पेपर्स में अक्सर ये देखा गया है कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, जस्टिफाई व्हाई। तो उसमें आपको जवाब देना होता है बिकॉज कैटायंस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डू नॉट फॉलो एनी डायरेक्शन, रेदर दे आर एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द पॉसिबल डायरेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल। तो ये आपको अपनी भाषा में, मैंने अपनी भाषा में बोल दिया, आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है सबको? अब ये हर साल होमवर्क में डालती हूँ। अगर किसी ने मेरा पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर देखा भी हो तो फ्रॉम बुकलेट होमवर्क लिखा हुआ है, बट होमवर्क में डालने के बजाय मैं ओरली आपसे बात करना चाहूंगी। आयोनिक स्पीशीज, कंपाउंड्स तो बड़ा अजीब लगेगा अब बोलना, आपकी मर्जी, आप अब मेरे साथ नोट कर सकते हैं, मैं रुकूंगी नहीं। आयनिक स्पीशीज, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टल्स, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। आयनिक के बाद कंपाउंड इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए कि कुछ गलती हो रही। जनरली आयोनिक स्पीशीज बहुत हार्ड, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग। क्यों? इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? दो चीजों को
दो चीजें क्या है आयनिक बॉन्ड में, कैटायन और एनायन, इनको दूर दूर करके लिक्विफाई करना, मेल्ट करना इज डिफिकल्ट। क्यों तेजस? यस, कौन सा बॉन्ड? फोर्सेस का नाम दो अब, बॉन्ड का मतलब फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग फोर्स लाके तो दिखाओ तुम, कोई है ही नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑन अर्थ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसीलिए सारी आयोनिक स्पीशीज, आप देखिए स्पीशीज के साथ ऑटोमेटिकली अब हमसे निकला करेगा आयोनिक सॉलिड्स, ऑल आर सॉलिड्स। सॉलिड के लिए फोर्स ठीक ठाक चाहिए, तो आप आयोनिक सॉलिड्स भी लिख सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इनका क्रिस्टल बहुत स्ट्रांग बनता होगा, हार्ड बहुत होते हैं ये, वगैरह वगैरह। और देखिए तो क्या कुदरत का नियम है, तुम पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं क्योंकि होते हैं। फिजिक्स का कूलम्स लॉ वगैरह सारा इसके सपोर्ट में आ जाएगा, फेरेडे लॉ वगैरह। लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ कौन है? और डायमंड में कुछ किया होगा, लाइनें खींच खींच के बनाया होगा। और लाइनें किसमें खींचते हैं? नेचर में हार्डेस्ट सब्सटेंस कोवेलेंट वाला है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑन अर्थ कौन है? आयनिक बॉन्ड। दोनों ही बात सही है, लेकिन आप जब डेप्थ में जाएंगे तो कुछ और ही चीजें निकल के आती। इट डज नॉट मीन दिस इज रॉन्ग। सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस किसी को पता? अच्छा चलो डायमंड छोड़ो, आपके चारों तरफ कोई ऐसी चीज जो कभी मेल्ट नहीं होती और दिन रात आप देखते हो उसको, आप बहुत जगह इस्तेमाल करते हो, मतलब आपको दिखती है हर वक्त? सॉरी, कहाँ दिख रही है तुमको? अरे नहीं, बाहर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्वाइट हाई, एग्रीड, उससे भी ज्यादा जो आपको दिन आमतौर पे दिख रही है एक, हाँ जी, लकड़ी की गल, लकड़ी जरा बारिश हुए गिलगिली सी होने लग जाती है और जल भी इजीली जाती है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। मेल्ट करना पॉसिबल नहीं है, बॉयल करना पॉसिबल नहीं है, जलाना पॉसिबल नहीं है वो चीज। मिट्टी, तंदूर उसी का बनता है और दिन रात दिख रहा है आपको मिट्टी, राइट? क्यों ईंटें मिट्टी की बनाई जाती हैं? ठीक है ना? दीवारें क्यों हम ईंट जो बनती है वो सिर्फ मिट्टी से ही क्यों बन रही है? उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, राइट? सो सिलिका, मिट्टी तो यूं बोलना पड़ा कि बच्चे बैठे हैं सामने, अदरवाइज इट इज सिलिका। ठीक है, आएगा धीरे धीरे हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसमें भी फिर लाइनें खींचेंगे हम। यहां मैं वो लाइनों पे जोर ज्यादा देना चाह रही हूं कि आयोनिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑन अर्थ, ऑल्दो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस की लिस्ट में डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकेट्स आएंगे, उनमें आयनिक फोर्सेस नहीं है, बट उसके रीजन अलग है। क्लास 10th में बता के भेजा है, बट देखते हैं जिस दिन आएगा उस दिन जो बता के भेजा वो भी निकाल लेंगे। ये आयोनिक, जितने आयोनिक सॉलिड्स हैं बड़े आराम से वाटर में सॉल्युबल हैं। नमक NaCl उसमें थोड़ा सा होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सारे आयोनिक होते हैं उसके अंदर। आप चुटकी भर नमक ठंडे पानी में डाल दीजिए, बड़े आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। तो आयोनिक फोर्सेस को तोड़ने की ताकत सिर्फ एक चीज में है, इसीलिए इट इज वाइटल फॉर लाइफ, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी में कोई तरीका नहीं है आयनिक फोर्सेस को तोड़ने का। आपको सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ब्रेन की प्रॉपर वर्किंग, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए आपको मैग्नीशियम, किडनी नहीं काम करेगी अगर मैग्नीशियम नहीं है तो, राइट? तो बकायदा मैग्नीशियम सोडियम पंप एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में, बायो वाले स्टूडेंट्स कोई होंगे तो रिलेट कर लेंगे इस बात से। कहां से आएगा Mg2+ और सोडियम प्लस बॉडी में, जबकि आयोनिक सॉलिड्स तो कोई तोड़ नहीं सकता। ओनली वन थिंग, दैट इज वाटर। तो पानी क्यों जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो वजह यहां है, राइट? वरना आप कोई आयनिक बॉन्ड तोड़ नहीं पाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो एक्वस में है, पानी में है, आयंस में टूट जाएं, या वो मॉल्टन स्टेट में लेके आए, ये आप 10th क्लास में बड़े आराम से पढ़ के आते हैं। इनका लैटिस बहुत स्ट्रांग बनता है, क्रिस्टल का ही दूसरा शब्द है लैटिस। लास्ट क्लास में ममता मैम ने आपको लैटिस एंथैल्पी का थोड़ा सा इंट्रो दिया होगा, रेदर कंप्लीट ही कराया है। लैटिस बहुत स्ट्रांग होने की वजह तने, क्यों आयोनिक स्पीशीज का लैटिस बहुत स्ट्रांग होता है? सुनना पड़ेगा, मैं यहाँ हूं, जवाब दिया है थोड़ी देर पहले, मेरा ये इशारा बता रहा है क्यों आयोनिक सॉलिड्स का लैटिस स्ट्रांग होता है।
यस, लास्ट क्लास लगाई थी जो ममता मैम वाला जो क्लास थी वो ऑनलाइन लगाई थी। तो देखो भाई ऑनलाइन का ये होता है, याद नहीं होती चीज। श्रेय भी ठीक ठाक लगाता है ऑनलाइन, हफ्ते में एक तो एवरेज हो गई है। कभी कभी की गल 3 बार हम बुलाते हैं, हफ्ते में एक तुम ऑनलाइन लगा लेते हो। तबीयत खराब थी, ठीक है, ऐसे ही जोक मारा यार, चलने दो, मेरे पास और कौन है, मैं किसको जोक करूं। अड़ोस पड़ोस में टीचर्स है, उनको क्या तो बुरा मान जाएंगे, तो तुम ही लोग हो। सो तने ऑनलाइन अगर लगाओ तो फिर पूरी मजबूती से लगाओ, कॉन्सेप्ट पकड़ा जा सकता है। अभी देखो इतने बैठे हैं, एक ने भी वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, किचन में गए हैं सैंडविच खाने, या लेटे हुए हैं, या जरा बाहर मौसम देखा हूं मैं, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ये चल रहा है इनका। एक ने भी वीडियो ऑन नहीं किया है, तो ऑनलाइन ये होता है। अभी भी नहीं किया है, इट मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास। अपना या तो सो गए हैं, और सर्दियों में थी तो रजाइयों में घुसे हैं, कौन हाथ निकाले, क्योंकि इतने, चलो एक ने तो कर लिया इतने से फोन में ईयरफोन्स लगा के रजाई में दुबक के तो क्लास लगा रहे होते हैं सर्दियों में। एक आदर्श आया, एक गौतम, बिल्कुल काली स्क्रीन है, कुछ दिख रहा है? ये अंधेरा करके बैठा है, ये बिल्कुल अंधेरा करके बैठा हुआ है कि लाइट बंद है, मैम सो रहा था, कानों में आवाज आई आपकी तो सोचा कैमरा ऑन कर दूं। शर्म करो गौतम, काली स्क्रीन तो मत ही दिखाओ हमको, ठीक मैम है? वो पता नहीं मैम क्यों नहीं ऑन हो रहा। हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके, यही 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 दिखाना चाह रही थी। थैंक यू फॉर प्रूविंग मी राइट चलिए, सो लेटेस्ट, अरे भाई इतना लंबा लड़का इतनी पास से गुजरता है, मेरे को लगता है मैं कहाँ खड़ी हूँ। चलिए, हाई लैटिस एंथैल्पी क्या है, क्यों है? लैटिस का मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके लैटिस बहुत स्ट्रांग होंगे आयोनिक सॉलिड्स के, क्यों? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच आर वेरी स्ट्रांग। इसके बाद अब एक सवाल जो डीपीपी में भी आ रहा था, डीपीपी 1 में, और वो क्या आ रहा था कि क्यों मतलब मुझे कैसे पता चलेगा आयोनिक बॉन्ड कौन सा और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा? आपने तो 10 कंपाउंड्स के एग्जांपल दे दी और कहा आइडेंटिफाई कौन से आयोनिक हैं, कौन से कोवेलेंट हैं। सबसे बड़ी हिंट जो आज तक मेरे को तो यही काम आ रही है, मेरे को कुछ और की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेटल्स ही हैं जो आयोनिक स्पीशीज बनाते हैं। कोई भी मेटल का कंपाउंड दिखता है तो पूरा चांस है वो आयोनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल KCl, NaCl में नहीं लाती इजीली क्योंकि सबको पता होता है। NaNO3, Fe2O3, कॉपर सल्फेट, निकल क्लोराइड, प्लैटिनम, कितने भी आप मेटल्स ले आइए, मेटल्स के जितने भी आपको बॉन्ड्स मिलेंगे वो क्या होंगे? आयोनिक। मेटल के बॉन्ड विद अ नॉन मेटल, ऑफ कोर्स मेटल के साथ नहीं बोल रही मैं कि दो कॉपर के बीच में तुम आयोनिक टिका दो, नो। कॉपर के सामने कोई नॉन मेटल है, पोटेशियम के सामने कोई नॉन मेटल है, सोडियम के सामने अगेन कोई नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा आयोनिक होता है। क्या आयोनिक सिर्फ यही होता है? 99.9% आयोनिक सिर्फ तभी होता है जब मेटल के सामने कोई नॉन मेटल हो। तो मैंने एक 0.1% की विंडो छोड़ दी, वो 1-2 स्लाइड्स के बाद मिल जाएगी, वो भी आपको बताई जाएगी कि इकलौता यही केस है, बाकी सब जगह आयोनिक आप पहचान लेंगे आज के बाद। तो अगर मैं आपको KCl और CCl4 दूं, फट पकड़ लेना, ये आयोनिक है, ये कोवेलेंट है। आयोनिक और कोवेलेंट पकड़ने का तरीका मैंने बता दिया। तो जो आपके साथ डिस्कशन चल रहा था यहां पर, ये कुल मिला के 6 पॉइंट्स, इसके सामने मैंने कोवेलेंट के कोई पॉइंट नहीं लिखे। यू पीपल कैन मैनेज दैट, अपने आप अपनी नोट्स कॉपी में आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर सबको? यहाँ पर जरा ये मेरे उस क्लास की एक रिवीजन दूं जो टेस्ट के बाद थी, कुछ लोग थे नहीं उस दिन। कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड को आज की डेट में फॉर एवर क्लोज कर दिया जाएगा। पूरे 2 साल में आप आयनिक बॉन्ड को लेके कोई सवाल नहीं पूछ सकेंगे, पूछेंगे तो कहा जाएगा इस चैप्टर के नोट्स में जाइए। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिर मैंने क्या पढ़ लिया उसके बाद? जब प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आयनिक बॉन्ड बनाने की शर्त। इसके बाद आयनिक बॉन्ड पे वी विल नॉट एंटरटेन फॉर नेक्स्ट कमिंग 1.5 ईयर, नो बुक नो चैप्टर विल एंटरटेन। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की शर्त क्या है? सिर्फ छोटी सी चीज चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए, एक कैटायन और एक एनायन, ये ले आओ बस, और दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा सा बन जाए, बन जाएगा आयनिक। यानी पहली जरूरत क्या है? कहीं से कैटायन हो। जो चीज कैटायन बहुत जल्दी इच्छा से बना लेगी वही आयोनिक बॉन्ड बनाएगी, और वो कौन है? मेटल्स, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम है, उनको फटाक से अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाना है? कैटायन में, नियरेस्ट नोबल गैस।
एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे नियरेस्ट नोबल गैस पे जाने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की वो डिमांड करेगा, पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखोगे आगे जाके ये आयोनिक नहीं है। अब आप कहोगे है तो मेटल ही, लेकिन इसीलिए सब पढ़ना जरूरी है। मेटल तो है ये, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने मजाक नहीं है, एक निकाल लो, 2 निकाल लो, तीसरा नॉट नॉट बिग डील, नॉट इजी डील। सो इस वजह से AlCl3 अपने दम पे तो आयोनिक फॉर्म में नहीं आ पाता, ये कोवेलेंट है। सो कैटायन मेटल आ गया ठीक है, लेकिन उसका कैटायन बनाना भी आसान होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाया गया होगा। देखिए उस दिन इस तरह की बात नहीं हुई होगी। जब भी मेरे को कोई चीज रिवाइज करानी होती है ना, आई टेक अ अपर स्टेप। जब रिवाइज करा रही हूँ तो कुछ तो एक्स्ट्रा दे ही दूं, राइट। सो इसीलिए लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किनकी होती है पीरियोडिक टेबल में? पूरी पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ लिया। लक्ष्मी, कहाँ मिलते हैं मेरे को सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले? फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप बस। और एल्यूमिनियम किधर आता है? 13th। तो समझ रहे हैं मतलब आप? तो ज्यादातर आयोनिक किधर मिल रहा है पीरियोडिक टेबल के? फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप। मैंने ज्यादातर बोला है, ये जब भी ज्यादातर जनरली अक्सर 99.9 समझ जाया करो, कुछ है जो अभी नहीं दिया जा रहा। इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो सोडियम मैग्नीशियम की ईज बहुत ज्यादा, एल्यूमिनियम की बहुत कम। इसीलिए AlCl3 तुमको कोवेलेंट मिलता है और सोच रहे होते हैं हम आयोनिक मिलेगा, नहीं। ठीक है, तो ईज सबसे कम किसकी भी, मेटल होते हुए भी एल्यूमिनियम की। जी, तो मैं इस पे नो कमेंट्स दे दिया तो फिर क्या करूंगी मैं? उसके लिए वॉल्यूम 2 आएगा, अभी तो वॉल्यूम 1 चल रहा है। एल्यूमिनियम अपने दम पे नहीं बनाता, दिस इज माई हिंट। किसी और को आना पड़ता है कि चल थोड़ा सपोर्ट हम कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए आयोनिक बना लो। नो, क्या बात कर रहे हो? कैटलिस्ट क्लास 12 और आगे मत जाओ, कैटलिस्ट को भी पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है? जाने की जरूरत नहीं। नो नो गेसिंग प्लीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके इस चैप्टर में 5 लेक्चर के बाद मुंह खोलिएगा सवाल पूछने के लिए। अभी पहले सवाल पूछने लायक बनाने दो। 5 लेक्चर से पहले आप कोई सवाल पूछ सकते नहीं, मेरे पास जवाब ही नहीं है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है? कैटायन तो बन गया, सोडियम और पोटेशियम, किसी का भी, लिथियम का या जिसका भी, लेकिन एनायन भी चाहिए। एनायन कौन अच्छे से बना लेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खूब रिलीज करनी हो, जो बहुत ज्यादा एफिनिटी रखे बैठा है, बस एक इलेक्ट्रॉन दो और मैं खूब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करूं, एनर्जेटिकली फेवरेबल। पहली लाइन इस चैप्टर की क्या थी? बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड बनता है एनर्जी को कम करने के लिए। क्लोरीन यहां था, आई होप एवरीबडी इज लुकिंग एट माई हैंड। क्लोरीन यहां था, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ह्यूज एनर्जी रिलीज करेगा, ये यहां आ गया। इसकी तैयारी हो गई एनर्जी कम करने की। सोडियम इधर था, और जैसे ही तुमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये नियरेस्ट नोबल गैस पे पहुंच गया, इसकी एनर्जी भी कम। दोनों बहुत ईज से बन गए। आखिरी फिनिशिंग टच रह गया, दोनों को आसपास लाया जाए और बॉन्ड बना दिया जाए। एवरी प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद ह्यूज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज मीन्स आगे जाके हम एनर्जी रिलीज करने वाले हैं, आगे जाके, चाहे हमने पहले स्टेप में ना की हो, बट जो अगला स्टेप आने वाला है ना, उसमें इतनी जोरदार रिलीज होगी कि इसका भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप कह सकते हो कैटायन सोडियम, उसने थोड़ी सी एनर्जी मांगी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो थोड़ी सी मांग ली उसने, उसको पता है फाइनली वो बहुत नीचे पहुंच जाएगा एनर्जी में, फाइनली वो बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ईज किसमें सबसे ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की? किसमें? आद्या, अनन्या, फ्लोरीन के क्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है? दिशा, क्लोरीन की। ये स्पेशल केस था, फ्लोरीन लेना चाहे तो भी नहीं ले पा रहा क्योंकि साइज छोटा है, इसकी ईज ज्यादा है। तो आगे आने वाला अगली क्लास का टॉपिक है फजान्स रूल। आज इंट्रो दे पाई तो दूंगी, उसमें पूछेंगे आपसे NaF और NaCl कौन सा ज्यादा आयोनिक, राइट? तो उसके लिए इतना लंबा रूट नहीं, फजान्स ने एक शॉर्टकट दिया है, वो फजान्स का पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी समझ में आ रहा होगा ये ज्यादा आयोनिक क्यों है। इस भाई क्लोरीन की है, फ्लोरीन की नहीं है।
क्लोरीन इतनी इच्छा से नहीं ले रहा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया, फिर क्या करना है, लैटिस ही तो बनाना है। कैटायन एनायन जब मिलते हैं इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो सॉलिड बन रहा है उसका अरेंजमेंट भी इतना परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, परफेक्ट कह लूं या कह लूं वेल प्लान्ड होता है। हैव यू सीन वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है? ये वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है। एक क्यूब के कॉर्नर्स पे कौन है, क्लोराइड, उनके बीच में सोडियम। किसी ने भी अपनी पोजीशन बिगाड़ी नहीं, ना तो क्लोरीन अपनी जगह छोड़ के गया, ना सोडियम को दे दी मैं इधर आ जाता हूं उधर आ जाता हूं, नहीं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं वेरी वेल डिसाइडेड प्लान्ड प्रॉपर अरेंजमेंट। वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, आयोनिक में। तो यहां जो बात हो रही थी, इतना अच्छा जब स्ट्रक्चर बनेगा, सिमेट्री नेचर में बहुत फेवर्ड है, बहुत ज्यादा फेवर्ड है नेचर में सिमेट्री। तो जब इतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो नेचर कहेगा और एनर्जी रिलीज करो। तो लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। बनते वक्त लैटिस हमेशा एनर्जी रिलीज करता है और एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। ये बना आपका आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड बनने की 3 शर्तें क्या थी, कैटायन का इजी बनना यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कम होना, एनायन का इजी बनना यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बहुत ज्यादा होना, लैटिस का बहुत स्ट्रांग बनना। आखिर लैटिस स्ट्रांग नहीं बढ़ा तो कैटायन एनायन फिर दूर हो जाएंगे और उनको फिर अपनी नेटिव स्टेट में वापस जाना पड़ेगा। लैटिस अगर स्ट्रांग नहीं बना तो गड़बड़ है। तो लैटिस स्ट्रांग कब बनेगा, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे को दिख थोड़ी रहे हैं, वो एनर्जी कितनी रिलीज करता है। यानी हाई लैटिस एंथैल्पी इज एक्चुअली द डिसाइडर। अब जब मैं ये डिसाइडर बात बोलती हूँ, ये स्लाइड मैम ने पूरी करा दी होगी आपको, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं करा रही। ये जरूर बताया होगा मेजर डिसाइडर। इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में करते हैं। मान लीजिए आपने Na से बनाया Na+, इसने एनर्जी मांगी 100 किलो जूल, एक मोल ने। क्लोरीन से क्लोराइड बनाया, इसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, 340 किलो जूल। ये 2 चेंज हुए। इन दोनों ने फिर क्या करना है, मिलके लैटिस बनाना है। लैटिस जो 1 मोल बना, इसने सीधे 1000 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दी। असली कौन लेके आया, डिसाइडर कौन बनने वाला है ये, भाई ये इतनी ज्यादा है, तुम क्या ही रिलीज कर रहे हो, क्या ही मांग रहे हो, यहां तो हजारों में आ रही है। यानी कल को किन्हीं 2 सब्सटेंसेस का कंपैरिजन होगा ना मेरे को, भाई ये ज्यादा आयोनिक कि ये कम आयोनिक, मैं क्या पूछूंगी, छोड़ो कैटायन एनायन, पहले दोनों की लैटिस एंथैल्पी का कंपैरिजन बताओ। कि यहां पर हो सकता है कोई केस 200 वाला मिल जाए, यहां 400 वाला मिल जाए, इससे थोड़ी, और वही केस यहां 2000 वाला मिल जाए। तो मैं तो पहले ही कह दूंगी भाई जिसमें 2000 किलो जूल रिलीज हो रहे हैं उसका लैटिस इतना स्ट्रांग है कि वो ये मांगा हुआ और सब सब निपटा लेगा, सब कॉम्पनसेट कर देगा। पॉइंट इज, अगर आयोनिक क्रिस्टल बन रहा है, कोई आयोनिक सॉलिड बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा कि Na पॉजिटिव इजी बन रहा है, Cl नेगेटिव इजी बन रहा है। यस दे आर ऑल्सो अ पॉइंट। एक्चुअली किस वजह से बन रहा है, आगे बहुत बड़ी चीज दिख रही है, लैटिस बहुत बड़ी चीज दिख रही है। इसीलिए क्लोरीन और सोडियम ने अपना अपना वो काम किया। अगर ये स्ट्रांग ना बन रहा होता, हो चाहे कितना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, चाहे क्लोरीन कितना भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करता हो, इनके कैटायन एनायन टिक ही नहीं पाएंगे। सामने अगर Na नहीं दिखा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, वापस लौटेगा। क्या करूं, चलो भाई एल्यूमिनियम में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के चुपचाप बैठ लेते हैं। सोडियम मिला ही नहीं, तो क्या किया क्लोरीन ने, मौका आने पे सोडियम के साथ आयनिक बना लिया। और अगर उसको सोडियम पोटेशियम नहीं मिले तो उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के साथ जाके वीक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। इतने वीक नहीं है, आपकी रसोई में नहीं टूटने वाले। वीक का मतलब इन कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड्स। तो वही क्लोरीन कोवेलेंट भी बना रहा है। सो गलती से भी ये मत सोचना क्लोरीन तो हमेशा आयनिक बनाएगा, नहीं, वही क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट। तो एक्चुअली वो जो तीसरे वाला फैक्टर था ना, लैटिस, उसने डिसाइड किया कि आप आयोनिक बना भी सकते हो कि नहीं बना सकते। क्लैरिटी हुई कुछ? एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ये आंसर कर पाए तो हाँ जी, फ्लोरीन का लैटिस, लैटिस होता है पैकिंग, छोटी बॉल की पैकिंग अच्छी होगी एक खाली डब्बे में, पर डिसाइडर कौन है, आंसर किससे आना है, लैटिस पे। यही बात के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रही हूं। कल को तुम ये सवाल नहीं ला सकते कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा थी तो इसमें ये होना चाहिए था, मैं कहूंगी लैटिस
जिसका लैटिस अच्छा, लैटिस एंथैल्पी रिलीज ज्यादा, उसके चांसेस ज्यादा हैं। अगेन आई एम यूजिंग वर्ड चांसेस। सब कुछ मिला जुला के तो आएगा कि हमें एक ही चीज सोचनी पड़े, मैम इतना नहीं सोच सकते। उसके लिए जस्ट वेट फॉर फजांस रूल। फजांस रूल इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके छोटी सी बात बता दी कि अब वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा सब। ठीक है, बट ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये हुआ था क्लास में एवरीवन। शिवांश, कौन से की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? ये लास्ट क्लास ममता मैम ने जो एंड में ली थी उसका। MgO। वाई? क्योंकि इस पे +2 तो इस पे भी +2 भाई। लेकिन साइज तो मैटर चलो करता है, सो करता है, पर पहली प्रेफरेंस मैम ने जरूर बताई होगी, चार्ज को देखोगे। अच्छा, यहां चार्ज -2 एक ऑक्सीजन पे, और यहां चार्ज एक क्लोरीन पे -1। चार्ज बाजी मार ले गया एक एटम पर, तो इसीलिए लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा। अब तक मैंने क्या पढ़ा आज? कोवेलेंट और आयोनिक के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। फिर मैंने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में फर्क क्या, वो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और वो फेस सेंटर्ड वाला। फिर मैंने पढ़ा कोवेलेंट और आयोनिक सॉलिड्स में क्या फर्क होता है, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। फिर मैंने क्या रिवाइज कराया, आयोनिक बॉन्ड बनने की शर्तें 3: आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और डिसाइडर इज लैटिस एंथैल्पी। सब खत्म करने के बाद अगर मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत मैं अगर कहती हूं KCl की लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी को U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से डिनोट करूं, इसकी वैल्यू है U। इसकी लैटिस की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? 2U, 4U, 6U और जस्ट U। ये क्वेश्चन है। एंथैल्पी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्जेस पर डिपेंड तो करेगा। अभी मैंने आपको कहा इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा क्यों थी, क्योंकि इस पे +2 -2, इस पे +2 -1 पर एटम जो चार्ज है, पर आयन जो चार्ज है। तो मैंने दोनों की यू तो नहीं बोली, तो दोनों की यू तो नहीं होगी जब तक सब कुछ सेम ना हो। ठीक है, अब यानी ये तो रूल्ड आउट कर दी। 2U क्यों? दुगने चार्जेस है। ओके, इस पे चार्ज कितना? +1। इस पे चार्ज कितना? +2। दुगना तो यही हो गया। अभी तो एनायन नहीं लिया मैंने, डबल तो यूनिट यूं ही हो गई। ये मेंटल एबिलिटी है, सिर्फ KCl और MgO आ गया केमिस्ट्री का। वैसे तो ये मेंटल एबिलिटी समझो इसको। एनीवेज, KCl और MgO, 2U तो इतने पे ही आ जाना चाहिए था। अगर यहां पर Cl2 होता तो तुम 2U बोलते। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, सोचना, करना बहुत आसान है। अगर मैंने यहां पर बच्चों ऑक्सीजन की जगह, तो दोनों Cl पे चार्ज तो सेम ही है, 2U, राइट। लेकिन मैंने क्या दिया? मैंने ऑक्सीजन दिया, उस पे भी चार्ज डबल है, एक 2U इसकी वजह से भी। आंसर क्या आया? जिसने लैटिस एंथैल्पी पूरी पढ़ ली वो इस सवाल का जवाब दे सकता है, और जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता उसे उस तरह से पढ़ाई ही नहीं गई। बच्चों का दोष नहीं है, पहली बार है ये, राइट। तो इसमें मैं ये चीज मैं आप पे नहीं छोड़ सकती थी, बिकॉज आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सोचा, सुना नहीं, राइट। क्लियर है? तो लैटिस एंथैल्पी का सीधा साधा समझ गए होंगे इससे। अब तुमसे कोई भी ऑर्डर लगवाया जाएगा, तुम ऑर्डर आराम से लगा लोगे जब तुम्हें ये U, 2U और 4U समझ आ गया। भूल जाए, गलती हो जाए, बात अलग है। श्रेय, एनीथिंग? कुछ एक्सप्रेशन से लग रहा है यू आर नॉट एग्रीइंग टू इट। 4U ही बोला था, चलो गुड। अब आखिरी डायरेक्शन में चलते हैं आज के लिए, आयोनिक स्पीशीज, क्योंकि मुझे अब हमेशा के लिए एंड करना है आयोनिक बॉन्ड, दोबारा आना ही नहीं है। तो उसके लिए एक आखिरी चीज मेरे पास आयोनिक में बचती है। जनरली आयोनिक, देखिए आयोनिक में कंपाउंड्स के बजाय मैं अलग अलग वर्ड्स ले आई, कहीं क्रिस्टल्स, कहीं सॉलिड्स, कहीं स्पीशीज, ऐसा बोला जाएगा। आयोनिक क्रिस्टल्स में अक्सर आप देखते हो दे आर मेड अप ऑफ cations of metal and anions of non-metal, और इसमें मैंने कहा था 99.9%। एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे पास, और ये आपकी कॉपीज में होना चाहिए। दिस इज अमोनियम। केमिस्ट्री में एक सफिक्स चलाया गया ईएम, IUM। कैटायंस के पीछे जब हमारा बस चला कैटायन को नॉमेनक्लेट करने का, तो पॉजिटिव स्पीशीज के पीछे ईएम लगा देते हैं। तो
जहां भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप 12th की इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो ईएम तो साथ आएगा ही आएगा। अमोनियम, ये क्या है अमोनियम कैटायन? यहां से मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। ये सबको ये दिख रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? अब इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि अब मेरे सारे टॉपिक इस बात पे डिपेंड करेंगे मेरी क्लास को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है। एवरीवन, अमोनिया दिख रहा है सबको? ऑक्टेट नाइट्रोजन का पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, और ये गोला क्या है? लोन पेयर। अब इसके पास ये लोन पेयर पड़ा हुआ है और अमोनिया ठीक ठाक स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में। उसके सामने आ गया प्रोटॉन। प्रोटॉन के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है भाई? चार्ज है, चार्ज स्पीशीज नॉट स्टेबल, वो जल्द से जल्द डिस्चार्ज होने के चक्कर में रहती है। आप लोगों ने कभी बचपन में कुछ ऐसा किया हो, हालांकि आपका बचपन हमारा बचपन बहुत ही डिफरेंट है रहा है, कि आप बाल पे स्केल या बॉक्स जोर से रगड़े, और अगर ऑयलिंग हो तो और बढ़िया आउटपुट आता है उससे, बहुत जोर से रगड़े आप, तो उससे क्या होता है? एक कागज के टुकड़े बिखे, हमारा तो यही खेल था, जमा ही गंवार थे हम तो। कागज के टुकड़े गिरा दिए डेस्क पे और वो बॉक्स या स्केल लेकर कागज के टुकड़े उससे चिपकते, देख मैजिक हो गया। मैजिक ही था वो हमारे लिए तो। और थोड़ी देर बाद वो गिर जाते हैं। वो फ्रिक्शन से चार्ज आया, चार्ज आया और उसने किसी चीज को अट्रैक्ट किया, बट चार्ज इतने कम समय के लिए आया। चार्ज स्पीशीज नेचर में वेलकम नहीं है, स्टेबल नहीं है, राइट? चार्ज आने की वजह से उसने ऑपोजिट चार्ज की स्पीशीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, उस पे भी आया हुआ होगा चार्ज, लेकिन थोड़ी देर में गिर जाता। वो कौन सा मेरी परमानेंट मैग्नेट बन गई, एक मिनट भी घड़ी देख के नहीं टिकते कागज उसके ऊपर। तो चार्ज हमेशा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की होड़ में रहता है, चार्ज स्टेबल नहीं है। तो H प्लस घूमता घामता उसको आसपास कौन मिला? अमोनिया। H प्लस की इच्छा क्या है? मेरे पास चार्ज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चार्ज इन आवर सब्जेक्ट? प्लस चार्ज का मतलब क्या है? खाली ऑर्बिटल। मेरा डुप्लेट पूरा नहीं है, मेरे पास 1s पूरा खाली पड़ा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब फिजिक्स वाला पॉजिटिव मत ढूंढ लेना, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट उल्टे हो जाएंगे। H प्लस का मतलब है मेरा 1s पूरा खाली, और नेचर ने मुझे कहा है जब तक तेरा 1s नहीं भरेगा तुम सेटल नहीं होगे, तुम स्टेबल नहीं होगे। तो जैसे ही अमोनिया सामने आया H प्लस के, H प्लस ने तो चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए लटक गया इसके पास जाके। देन अमोनिया थॉट मेरा लोन पेयर खाली तो पड़ा है, लोन अकेला, तो क्यों ना ये पेयर इसको शेयर करने को दे देते हैं, मुझे क्या फायदा, चौथा बॉन्ड बन जाएगा। बड़ी देर से आप लोग पूछ रहे थे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा, मैं नहीं जवाब दे सकती थी तब तक। अब देना थोड़ा थोड़ा शुरू करूंगी कि नाइट्रोजन कहेगा कोई बात नहीं आ जाओ। एरो दिख रहा है? ये 3 कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट। ये चौथा कौन सा? कोऑर्डिनेट। बनाया क्या? कैटायन। किधर जा रहा है? आयनिक बॉन्ड बनाने। किधर जा रहा है? अमोनियम चार्ज अपना पॉजिटिव चार्ज लेके, तो कैटायन बन गया। जब कैटायन बन गया तो क्या क्या चीज स्टार्ट हो गई? आयोनिक सॉलिड बनना शुरू हो गया। यानी कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिला के एक नॉन मेटल ने क्या चीज बना के खड़ी कर दी? कैटायन। अब तक कौन से कैटायन देख रहे थे? मेटल्स के। पहली बार नॉन मेटल का कैटायन देख रही हूं। सारे नॉन मेटल है इसके अंदर। जब ये कैटायन बन गया, अब इसको जरूरत पड़ी कि भाई Cl नेगेटिव चाहिए, कुछ भी चाहिए एनायन। तो एनायन आया NH4Cl। देखना जरा NH4Cl जो मैंने बनाया है, ये येलो कलर से समझ आ रहा है क्या है? इतनी जल्दी मत बोलो, देख के बोलो। यानी ये एक ऐसा केस आया जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड तीनों एक साथ है। अब कल को कोई पूछे NH3 और HCl में रिएक्शन क्या होता है, मैं फटाक से बोलूंगी आएगा आपके पास NH4Cl। ये हुआ ही वही है, देखिए, चेक एवरीवन। H प्लस Cl माइनस टूटा। H प्लस पहले इसके पास गया, इसको क्या बनाया? अमोनियम कैटायन। और सॉल्यूशन में कौन घूम रहा था? Cl नेगेटिव। फिर दोनों ने मिलके फंसा लिया आयोनिक बॉन्ड में। ये रिएक्शन पढ़ूंगी मैं 12th क्लास में। रिएक्शन पढ़ने से पहले 12th क्लास में आप पूछो अमोनिया का होता क्या, ये कैटायन क्या होता है, ये कहां से ले आए मैम NH4 पॉजिटिव कैटायन? दिस इज क्लास 11th। आपको रिएक्शन वाली केमिस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है।
कि तब ना पूछो NH4Cl सॉलिड होता है, हम तो वहीं चकरा जाएंगे, सॉलिड कैसे पता लगा आपको? फिर बताएंगे आयनिक है ना, हाँ तो आयनिक क्या होता है? सॉलिड। पीपीटी आता है टेस्ट ट्यूब में, हायर एजुकेशन में क्या करते हैं हम केमिस्ट्री में? लैब। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट किसका आएगा? सॉलिड का। सॉलिड कौन होते हैं? आयोनिक। ये चलेगा रास्ता पूरा। सो आई होप सबकी कॉपी में ये आ गया हो, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक सॉलिड्स, कैटायन और एनायन को जो मिला के बनती है, उसमें कैटायन कोई ऐसा भी है जिसमें मेटल ही नहीं है, नॉन मेटल से मिलके बनने वाला। क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे बच्चों, अब नाइट्रोजन के 4 भी बन जाएंगे। मैंने लास्ट क्लासेस तक तो बड़ा हिम्मत रखी कहने की नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, जिस दिन 5 बनाए उस दिन तहलका हो जाएगा। 4 के बारे में मैंने बात नहीं करी क्योंकि मेरे को पता था अगले दिन मेरे को 4 बनवाना है। ये तो बनवाया ही मैं। यानी अब हेडिंग है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमने बना लिया पिछली स्लाइड पर, बट एक बार दोबारा बना लें तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे एक याददाश्त हो जाएगी। मेरे को इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इंतजार है, बनेगा कि नहीं, इसके आगे क्या लिखूं? इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? क्रॉस लगाऊं कि टिक करूं? ऊपर वाला बनाने के बाद सोचिए। जब तक ये नहीं पता इस प्रोटॉन को जरूरत क्या थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, सामने वाले से मांगने की, तब तक तुम इसका जवाब नहीं दे सकते। और उस पर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है। प्रोटॉन को जरूरत थी उसका डुप्लेट पूरा करने के लिए, इसीलिए उसने मांगा। क्यों? एक जोत यहां बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका डुप्लेट पूरा है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पड़ा है और कोई आके लेना चाहे ले सकता है। क्या BF3 ले पाएगा तने? क्यों? इसका, इफ यू रिमेंबर दैट क्लास, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका सिक्सटेट है। इसको ऑक्टेट पूरा ना होना मतलब चांस है ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ऑक्टेट के पास जा तो सकता ही है। तो सिक्सटेट जिसका है वो एग्जिस्ट कर रहा है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये ऑक्टेट भी बना सकता है। तो इसको एक पूरा का पूरा पेयर चाहिए। मैं ऑक्टेट को जीरो तो नहीं कर रही ना, ऑक्टेट रूल को कुछ वायलेशन गिनाई और किस नतीजे पे पहुंची? ज्यादातर स्पीशीज ऑक्टेट बना लेती हैं, तो इसको ऑक्टेट के लिए एक पेयर की जरूरत है। यस, ये अमोनिया से एक पेयर इलेक्ट्रॉन उधार मांग लेगा। तो क्या बना मेरे पास? आप जैसे मर्जी बना दो चलेगा, बट मुझे अपने लिए ऐसे बनाना था। आप सीधा भी बना दोगे आपके लिए तो सब सब चलेगा भी। अब मैंने यही बात आज बोली, सारे बेसिक्स फंडामेंटल आज यही दे रही हूँ। चार्ज किसी का भी था, अब वो अच्छा मैं भी वो भी लेती हूँ, वैसे सभी के साथ लेती हूँ। वो चार्ज अब N पॉजिटिव पे क्यों आया, इसी स्लाइड पे आएगा थोड़ी देर में। एवरीवन हैव अ लुक। क्लियर? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंडिकेट कैसे कर रही हूं मैं बच्चों? एरो से। और एक बार मैंने आपको बोली थी ये बात कि एरो के हेड पे अभी ध्यान दीजिए, जरा आगे भी चलेंगे। एवरीवन प्लीज, नो टॉकिंग। नाइट्रोजन, उसके 3 हाइड्रोजन तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन को अपनी जरूरत ना होते हुए भी किसी और को अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो हमेशा हेड उसकी तरफ करता है जिसने वो इलेक्ट्रॉन का पेयर मांगा है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। जिसने दिया है उसकी तरफ टेल, क्योंकि टेल पे अगर आप एक परपेंडिकुलर खींचे तो पॉजिटिव साइन आता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ इसी चैप्टर में एरो से दिखाएंगे। इसके बाद आपको अब 12th की बुक कोई भी उठा लीजिए, कोई भी, इसके बाद आपको ऐसे दिखेगा ये स्ट्रक्चर। ये तो चारों कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। हाँ, खुद दिमाग लगाओ N पे पॉजिटिव क्यों है। साइंस इज नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेशन, इट इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन। एक बात को 1000 बार क्यों बताएं? जब बता दिया N पे पॉजिटिव चार्ज है तो अगला अपने आप सोचेगा पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इसका लोन पेयर इसको डोनेट होने गया। पूरी क्लास 12th की बुक में भरे पड़े ये सारे स्ट्रक्चर, कहीं एरो नहीं मिलता कि 11th पढ़ा दी, इस लायक बना दिया कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपको अब ये नहीं पता तो आप 11th दोबारा करिए,
12th में एरो एरो नहीं खेला जाएगा। तो ये अब आपको हमेशा याद रखना है। ये पॉजिटिव साइन जो नाइट्रोजन पे आया, ये क्या था? इसने अपना एक पेयर दिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर गया? वो पॉजिटिव चार्ज कोई कह सकता है इस पे आया, लेकिन उससे ना मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला लॉजिक गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं इस तरह से दिखाना प्रेफर करूंगी, यस दैट पॉजिटिव चार्ज नाउ बिलोंग टू फुल नाइट्रोजन, फुल अमोनिया, रेदर फुल अमोनियम केटायन है सबका। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल एटम पे है। इसी तरह से अब इसमें क्या करोगे? चार्ज की जरूरत ही नहीं है दिखाने की। क्यों? बोरोन पे कोई चार्ज था नहीं, बोरोन पे खाली जगह थी, उसने मांग लिया ऑक्टेट पूरा करना है दे दो, तो दे दिया। इस पे कोई चार्ज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर कहीं चार्ज मिले तो आप मना भी नहीं कर सकते, प्लस और माइनस। एरो दे देंगे तो चार्ज नहीं देंगे, और 99% एरो नहीं दिया जाएगा। 12th में तो खैर नहीं देते, 11th में दे देते हैं। 12th तक तो पता ही चल जाता है, गिनती के 6-7 केसेस सारे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, तो 12th तक तो बच्चों को वैसे ही देख के ही पता चल जाता है। आई नीड दिस एंड दिस एंड दिस इन योर कॉपी, आई एम कमिंग। ये तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केसेस, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केसेस मैं एक साथ ले आई हूं पूरे 2 साल में जो आने हैं, जो बताए जा सकते हैं 11th में। बाकी आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन क्लास 12th का एक चैप्टर का नाम दिखाती हूँ, क्या है, नहीं है यहाँ, वॉल्यूम 1 क्लास 12th का एक चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन है। उसका क्या मतलब है? सारा चैप्टर सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे है, बाकी की चीजें वहां पता चलेंगी। मेरे को वाटर के साथ H2O के साथ H+ का बॉन्ड बनता हुआ देखना है। आई विश सबसे पहले सबकी कॉपी में ये बने, जो मैंने एरो आधा छोड़ रखा है। आकाश पहले ये बनाओ। अच्छा कर लिया, करेक्ट। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे लगा रहे हो तुम? जिस पे एरो का हेड है। पॉजिटिव चार्ज उस पे होना चाहिए जिस पे टेल है, बस यही प्रैक्टिस करानी है। ऑक्सीजन पे मत बना देना पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो नॉन मेटल है। एच का पॉजिटिव खत्म। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मेरे पास खाली जगह, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? आई एम डेफिशिएंट। तो ऑक्सीजन निकाल ले इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी पूरी, तो फिर काहे का पॉजिटिव चार्ज? अब किसने सैक्रिफाइस किया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज की, मेरा लेके गए इलेक्ट्रॉन पेयर तुम, तो पॉजिटिव चार्ज तो मेरी मजबूरी हो गई, तुमने ले लिया। एक सेकंड बेटा, कोई बात नहीं ठीक है, इट्स ओके। मतलब मेरे को इतना टाइम दो कि मैं गलती सुधार सकूं। एवरीवन चेक, अभी एरो और प्लस दोनों लग रहा है। कुछ टाइम बाद बहुत अटपटा लगेगा, मुस्कुराएंगे उसकी कॉपी देख के, बच्चा है अभी एरो भी लगा रहा है पॉजिटिव भी लगा रहा है, कोई नहीं, सही तो कर रहा है ना बस। तो धीरे धीरे एरो और पॉजिटिव एक साथ दिखने बंद हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? आज के बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, कोई एरो नहीं। पॉजिटिव चार्ज जरूर मिल सकता है, और जिस दिन मैंने एरो दे दिया पॉजिटिव चार्ज नहीं देंगे, कोई एक चीज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया सबके पास, 12th का चैप्टर आएगा उसमें। चलिए लास्ट फॉर टुडे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड HCN। भाई इतना तो मेरे को सिंपल दिखाई दे रहा है, सॉरी। दिस एंड दिस, अब क्या करूं? किस पे पॉजिटिव चार्ज? यस, तो अब के मेरे पास पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? N पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये अटपटी सोच भी रखनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं से भी कहीं बन रहा है। नाइट्रो दिख रहा है क्या है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, अ वेरी फेमस कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर। इसमें 5 वाटर हैं। क्या पांचों के पांचों वाटर कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं इसके अंदर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द राइट प्लेस टू डिस्कस दिस। तो अब आप ये देखिए, कॉपर का मैंने क्या बनाया? कैटायन Cu2+। वो क्रिस क्रॉस वाले तरीके से चलूं तो एक सल्फेट एक कॉपर, यस CuSO4 होना चाहिए था, व्हाइट कलर का पाउडर।
जैसे ही इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर या पानी आ जाता है, इसके अंदर क्या होता है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, जिसको आज तक अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मजाक में चला रखा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता नहीं क्या मतलब होता है इसका। 10 तक तो यही बता के भेजते हैं Fe2O3.XH2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है, बस वो बता दिया, कुछ तो बताना था। इसके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल, देखिएगा, अपने अपने लोन पेयर लेके बैठे हैं। और कॉपर कौन है? मेटल। क्यों? क्या? क्लास 12th, क्योंकि उनका अब टेस्ट है, तो सोचो उनको जाके जुलाई में इसका आंसर मिला है कि क्यों हुआ। तो क्यों तो पूछ भी मत लेना, लेकिन क्या पूछ सकते हो। तो जवाब हमारे पास है क्यों, लेकिन आप अभी तक समझ ही नहीं पाओगे उसको। 12th वालों से पूछोगे 1 सेकंड में बता देंगे आपको। ये जो है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को, कॉपर को दे देता है बॉन्ड बनाने को। कॉपर मांग रहा है, बहुत डेफिशिएंट है कॉपर, बहुत डेफिशिएंट है। 4 वाटर एक साथ इस कॉपर को कहते हैं, 6 भी कहते हैं, बट 4 इस केस में 4 है। 4 वाटर ने क्या किया, ले लो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। स्टेबिलिटी आपको भी मुझे भी बन गया। यानी ये जो CuSO4.5H2 है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोई पूछे ना एक सॉलिड में, एक कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं, डोंट टेल एनी नंबर, आपको नहीं पता। 4 तो मैंने यही दिखा दिए, 6 के लिए मैं वेट कर रही हूँ 12th क्लास का, राइट। इसके बारे में बताइए, कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्कोप है यहाँ, या क्या बताना चाह रहे हैं हम, क्या है ये, कि कुछ कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको? NaCCH2, Na पे चार्ज क्या होता है? अच्छा, ये क्लास 10th में सुन के आए हैं, क्या है? इथीन। आज मैंने आपको मिथाइल एनायन करवाया। ऐसे ही अगर इथीन का एक H निकाल दूं, और H की आदत क्या है, वेरी हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, दिस। अब चेक, ये कौन सा सॉलिड बना, लिक्विड बना, गैस बना, ये क्या बना, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कि आयोनिक? आइडेंटिफाई। जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, वहां पर आयोनिक के सिवाय कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बना, आयोनिक। और जो लाइनें खींच रखी है, कोवेलेंट। दिस इज आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट। एक केस पीछे दिखाया था जिसमें तीनों थे, अब मैंने आपको दिखा दिया जिसमें दो दो हैं। ऐसे ढूंढने पड़ेंगे आपको, आयोनिक और कोवेलेंट बोथ। सो इसके अंदर 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, किसी के अंदर 3 तरह के बॉन्ड्स हैं। बनाइए बिल्कुल। ये H मेरे से छूटा हुआ था, मैंने लिखा है अभी, ठीक है। ये H प्लीज ड्रॉ कर लेना, जो व्हाइट से छोटा सा बनाया मैंने यहाँ पर। एनायन और कैटायन, किसी को लगे तो वो ऐसे भी लिख सकता है। ये सब मेरे को 11th के वॉल्यूम 2, 12th के वॉल्यूम 1, इन सब में चाहिए होगा। तो किसी को लगे कि नहीं मेरे को क्लियरली नहीं दिख रहा है आपके तरीके से, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, यू कैन मेक कैटायन एनायन लाइक दिस, ठीक है, बात नहीं। तो यानी कि आपको अब ये पता होना चाहिए, बातें नहीं बॉयज, S ब्लॉक के मेटल्स और D ब्लॉक के मेटल्स ही आयोनिक बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं। इससे कॉपर, आयरन, निकल, टाइटेनियम, ये सारे के सारे डी ब्लॉक, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे एस ब्लॉक। तो एस और डी ब्लॉक के मेटल्स ही आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक सॉलिड्स बनाएंगे। क्लियर है सबको? तो यहाँ आयोनिक को हम क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद आयोनिक आपको पूरे 2 साल, डाउट में आए बात अलग है, उसको जरूर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई टॉपिक, कोई चैप्टर नहीं आएगा जिसमें आप आयोनिक दोबारा उठा सकेंगे, क्योंकि आयोनिक इज वेरी सिंपल। कैटायन बना, एनायन बना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और स्टेबल। मुझे एक चीज बताइए, NaCl अगेन आयोनिक है, उसको ठंडे पानी में डालूं, उसका फोर्स एकदम से टूट जाता है। कैटायन अलग, एनायन अलग, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालें तो कंडक्ट भी हो जाएगा। लेकिन उसी NaCl को मैं गर्म तवे पे डालूं, मेल्ट नहीं हो रहा है, फोर्सेस इतने स्ट्रांग है। ये दो बातें एक दूसरे की उल्टी कैसे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एब्सोल्युटली। मैं गर्म तवे पे NaCl डालूं, नमक डालूं, नहीं मेल्ट होगा। और जो प्योर NaCl ले आई, तो मैं किसी मिक्सी में पीस नहीं सकती उसको, मिक्सी टूट जाएगी।
हथौड़ी से तोड़ नहीं सकती उसको, पक्का हथौड़ी टूटेगी। लोहे से ज्यादा हार्ड है NaCl। लोहा तो 1200 केल्विन पे मेल्ट हो जाएगा, लेकिन NaCl 1200 केल्विन पे मेल्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप हथौड़े से रॉक सॉल्ट को तोड़ते हैं NaCl को, हथौड़ा टूट सकता है, रॉक सॉल्ट नहीं टूट सकता। क्या वजह है? राइट। और वो सॉल्वेंट कौन सा? पानी, वाटर। मैंने शुरू में बताया था वाटर की ये ताकत है। सोचिए वाटर में कुछ तो ऐसा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो NaCl को तोड़ रहा है, जो गर्म तवा नहीं कर पा रहा, जो हम किसी हथौड़े से नहीं कर पा रहे।